दोस्तों आज हम लोग वेक्टर्स का सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। साथ ही साथ 2D 3D वेक्टर्स क्या होते हैं और उनको रिजॉल्व कैसे करते हैं ये भी समझेंगे, और उसके साथ साथ और भी बातें देखेंगे, पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने डेस्टिनी जीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। मैं हूँ आपका मेंटर आर के सर। क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले क्लास में हमने देखा था ट्रायंगल के एडिशन के 3 लॉज हैं। कौन कौन से लॉ है ये? एक है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा है आपका पॉलीगॉन लॉ। तो मैंने ये बताया था कि ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ में बहुत थोड़ा सा फर्क है। एक्चुअली ये एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ही है। कौन सा? पॉलीगॉन लॉ। क्योंकि ये बाकी तो है दो दो वेक्टर्स के एडिशन को दिखाते हैं। मोर देन 2 वेक्टर्स हो जाते हैं तो हम पॉलीगॉन लॉ को यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ का ही बेस लेकर। तो अल्टीमेटली हमारा कितना लॉ बन जाता है? अगर दो वेक्टर सोचे तो 2 लॉज हमारे हैं जिनके द्वारा हमने एडिशन सीखा। इसमें ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड में। अब हम लोग आज देखेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें आप देखिए, पहला तो ट्रायंगल लॉ होना चाहिए। तो ट्रायंगल लॉ हम लोग नहीं सीखेंगे। सीखेंगे कैसे? समझेंगे, काम करेंगे हम लोग पूरा किससे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। क्योंकि मैं आपको समझा दूं, देखिए ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल आपका कैसे हम लोग बना रहे थे। तो ऐसे एक वेक्टर आ रहा था, उसका जो हेड है उसके साथ में सेकेंड वाले का टेल को जोड़ के हमने ऐसे किया था। और फिर हमने थर्ड वाले को क्या किया था? फर्स्ट वाले के टेल से सेकेंड वाले के हेड को जोड़ दिया था। इस तरह से हेड जो है फाइनल का सेकेंड वाले के हेड के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल लॉ करते हैं। ठीक है। अब पैरेललोग्राम में हमने क्या किया था? तो पैरेललोग्राम में हमने को इनिशियल वेक्टर्स लिया था। को इनिशियल मैंने एक ही पॉइंट से ये लोग दोनों स्टार्ट हुए थे, और हमने क्या किया था? पैरेललोग्राम बनाया था ऐसे। ठीक है। और फिर क्या किया था? इसका डायगोनल बनाया था हमने। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ये मिल गया। तो डायगोनल जो था वो हमारा बन जाता है यहाँ पे रिजल्टेंट, यहाँ पर भी रिजल्टेंट वेक्टर। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये जो है पैरेललोग्राम, तो ये इक्वल इन साइज एंड डायरेक्शन सब कुछ है। और अगर ये बी है और ये ए वेक्टर है तो ये भी तो बी वेक्टर होगा। तो आप अगर ठीक से देखें तो अगर ये वेक्टर ए मानता हूं मैं और ये बी मानता हूं मैं, तो देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। देखिए पैरेललोग्राम का दूसरा जब हम ले लेते हैं साइड, जो पैरेलल बी है, वो तो बी ही हो जाता है। क्योंकि हम लोग हम शिफ्टिंग ऑफ पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर्स को, तो उसका कोई वैल्यू में नहीं चेंज आता है। तो इस तरह से देखिए हम एक्चुअली वेक्टर लॉ पढ़ते हैं 3, लेकिन एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ पढ़ने से क्या होता है, उसमें ट्रायंगल लॉ इम्बेडेड है। तो अगर आप एक ही बेस पकड़ लेते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बेस्ट वे है कि आप एक बेस पकड़ लो, और वो कौन सा है? ये वाला पकड़ लो। कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ को लेकर करो, तो आपको समझ में चीज़ अच्छी आएगी, कैलकुलेशंस भी आप अच्छी तरह से कर पाओगे। अब देखते हैं इसको हम करते कैसे। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ में पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट जो हुआ है तो कैसे हुआ है। तो देखिए एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए मान लिया मैंने। ठीक है। और एक वेक्टर मैंने इधर ले लिया जिसको मैंने बी मान लिया। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल जो कोई इनिशियल पॉइंट था ओ था, और ये मान लीजिए यहाँ पे पी तक आ गया, और ये यहाँ पर क्यू तक आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से ये पैरेललोग्राम तैयार करेंगे। ठीक है। ऐसे पैरेललोग्राम तैयार करेंगे और फिर क्या इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे
अब देखिएगा कि ये इसका क्या बन गया डायगोनल, यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे एस दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम एक्सटेंड करते हैं और इससे यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर उतार रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं परपेंडिकुलर उतारता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे कौन कौन सा चाहिए, देखिए वो आपको समझना होगा। देखिए ये अगर चाहिए हमको आर चाहिए मुझे, आर अगर खोजना है तो मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखता हूँ, अभी यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल एस ओ एन लेता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे एन जो है यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है और एस ऐसे है, एस ओ एन जो है, एस ओ एन लिखिए चाहे ओ एन एस कहिए, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल में लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस हम यूज कर सकता हूँ, क्योंकि बी जो है आपका यहाँ पर बी आ गया है, ठीक है। तो बी यहाँ पे आ गया है तो वो भी काम में नहीं लगे हमें, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू पता चल जाए, यहाँ का ये लाइन का पता चल जाए, पूरा इस लाइन का पता चल जाए, ओ एन पता चल जाए, एन एस पता चल जाए, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से आर निकाल सकते हैं इसलिए। लेकिन मुश्किल ये है कि हम तो यहाँ तक जानते हैं, ये है यहाँ तक, और इसको अगर देखा जाए तो यहाँ तक हम जानते हैं ये बी है। इसका मैग्नीट्यूड पता है क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो ए वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसका डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। बी वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन नहीं दोगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस तरह से मैग्नीट्यूड हम दोनों का निकाल सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे इस पोर्शन का नहीं पता है और इस पोर्शन का वैल्यू नहीं पता है। तो ये जब तक नहीं पता हुआ तब तक मुझे ओ एन नहीं मिलेगा, और ये जब तक नहीं पता हुआ मुझे एस एन नहीं मिलेगा, और जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक मुझे ओ एस या एस ओ नहीं मिलेगा। तो कैसे हम लोग खोजेंगे? अब देखिए यहाँ पर दोनों ये जो वेक्टर्स है इनके बीच में एक एंगल हम पकड़ लेते हैं कोई, तो एंगल तो होगा उनके बीच में, तभी तो लॉ लग रहा है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन में तो मैं बताया था या तो 180 होगा या फिर एक्सट्रीम्स हो जाते हैं ना, 0 होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, सिंपल। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम थीटा ले लेते हैं तो एक रूल ये एक तरह से याद कर लीजिए, ये समझिए कि ये भी एक लॉ है, आप समझ सकते हो कि कोई भी एक बेस लाइन या वेक्टर है और कोई इधर एक वेक्टर है, बेस लाइन ही पकड़ लीजिए उसको, एक वेक्टर पकड़िए, अभी ये वेक्टर आर है मान लीजिए, और बेस लाइन से वो थीटा डिग्री बना रहा है, तो उसका जो कंपोनेंट यहाँ पे पड़ेगा वो होगा आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट उसका वर्टिकली जाएगा अपवर्ड, वाई एक्सिस पकड़ सकते हो उसको, तो उधर जो है वो मान लीजिए कितना बनाएगा, ये थीटा है तो ये एक्चुअली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर भी एक्चुअली वो आर कॉस जो एंगल है यहाँ पे उसका कॉस करता हो, लेकिन एक्चुअली हम लिखते हैं आर साइन थीटा। तो ये याद रखिएगा, जिधर भी थीटा होगा उस तरफ आपका कॉस लगेगा, और जिधर थीटा नहीं है, मतलब कि हम कुछ भी दे सकते थे, जैसे कि हम ऐसे भी कर सकते थे, ये मान लीजिए एक्सिस है और एक एंगल बना हुआ है, ये थीटा है, तो अगर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा इधर होगा, थीटा है, और ये आर साइन थीटा इधर होगा। ये रूल आपको लेके चलना पड़ेगा। एक्चुअली दोनों ही कॉस होते हैं अपने तरफ के एंगल के लिए, लेकिन यहाँ पे एंगल चूंकि नहीं लिखते हैं इसलिए उसको साइन डायरेक्टली कर देते हैं, या तो फिर आप कह सकते हो वहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो, ये सारी बातें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब उसी प्रोसेस को यहाँ पे यूज करते हैं, तो देखिए ये जो है बी यहाँ पे है और ये लाइन है, ये वेक्टर बी है और ये एक्सिस का एक्सिस पकड़ लीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, बी कॉस थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत है। और इधर क्या आएगा, इधर देखिए अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये आपका 90 माइनस थीटा बन जाएगा। क्यों, आपका आइडिया कुछ होगा तो बताइए। ये 90 डिग्री से, एक ट्राइंगल में 180 डिग्रीज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, एक थीटा है तो बाकी कितना होगा, 90 से ही माइनस करोगे ना, इधर क्या हो जाएगा आपका, तो अभी मैंने बताया कि बी कॉस 90 माइनस थीटा आएगा, तो आर कॉस 90 माइनस थीटा है तो क्या लिखते आपने, आप लिखते साइन, तो यहाँ पे बी साइन थीटा इधर आ गया।
अब मुझे इसका वैल्यू भी पता चल गया, इसका पूरा का वैल्यू पता चल गया। अब मैं आर का खोज सकता हूँ, आर का क्या वैल्यू होगा, तो आर स्क्वायर, ठीक है, ये हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर कीजिए, क्या ये पूरा लिखिए आप, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ये तो हो गया स्क्वायर इसका, ऐसे होता है ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होता है, तो ये हो गया एक स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर सिंपल लिख देता हूँ ऐसे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, और उसके लिए आपका हो जाता है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों बी स्क्वायर हैं, तो इनको हम एक साथ कर देते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको इधर काट कर देता हूँ, तो ये 2ab कॉस थीटा, तो इधर हम r इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जब अभी रखता हूँ मैं एक बार और, तो इसको करता हूँ ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab कॉस थीटा आता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या आया, मुझे आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, तो प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, वैसे आप इसको आर निकालना है आपको, तो रूट कर दीजिएगा, तो इसको हम आगे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखते हैं रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट आपका क्या मिला पहले, तो आर का ये हम लोग मॉड कर देना, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाले हैं अभी तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको, ये आर स्क्वायर है, ठीक है, तो आर स्क्वायर का हमने निकाला, आर निकालना मुझे, तो आर सिंपली आर ऐसे लिखते हैं आप, तो इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे बीटा एक दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ये बीटा किस लिए है, तो ये एक्चुअली हम लोग आर का क्या निकाले, मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड तो एक स्केलर का भी निकलता है और वेक्टर का भी निकलता है, तो इसे हम कैसे ये डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये वेक्टर है कि ये स्केलर है, इसके लिए हमको डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन हम किसी एक कंपोनेंट वेक्टर में, दो वेक्टर से बना है ना ये रिजल्टेंट वेक्टर, किसका, किसी एक के हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट में हम उसका डायरेक्शन खोजते हैं। मान लीजिए जैसे कि ये ए वेक्टर है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि बीटा डिग्री वो जा रहा है किधर, नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ ऑफ ए, तो उस बीटा का वैल्यू क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, उसको तो निकालने का तरीका सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम फिर से एक ट्राइंगल देखते, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर ठीक ठीक ख्याल कीजिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल SNO, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, अच्छा यहाँ पे बीटा दिया हुआ है, तो अगर मैं tan बीटा करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है, तो परपेंडिकुलर और बेस निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा बीटा, क्या, tan बीटा। अब tan बीटा निकालने के लिए तो पहले तो मुझे ये पोर्शन, तो यहाँ से OP पता है ए है, और ये जो है PS कहिए, P से S की तरफ, ये है B, लेकिन मुझे तो SN क्या पता है और PN पता है, अभी हमने पता लगाया था
कि यहाँ पे हो जाएगा ये वाला Pn जो है ये b cos थीटा है, और आपका ये जो है Sn कहिए, तो Sn जो है या Ns कहिए, ये है b sin थीटा। तो इस तरह से हमको ये भी दोनों पता है। तो अब कहने के लिए मेरा ये जो बेस है, यहाँ पे बेस क्या है, मेरा बेस है a प्लस b cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा c sin थीटा। इस तरह से हम लोग दोनों परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों मिल गया। तो अब हम tan बीटा खोज सकते हैं। tan बीटा कितना होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है b sin थीटा, और बेस क्या है a प्लस b cos थीटा। अब देखिए मैं जस्ट हिंट के लिए, ऐसे कोई लॉजिकल नहीं बनता है। आप tan देख रहे हो, tan क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे देखिए b साइन थीटा एंड b cos थीटा थे, साइन अपन कॉस का एक रिलेशन, बेस में बेस a रख देते हैं, बाकी रिलेशन ऐसे समझिए कि साइन अपॉन कॉस का थीटा लिया हुआ है, देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा ऑफ b कैंसिल हो जाएंगे, तो tan बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा। ऐसे समझने के लिए, याद रखने के लिए आपको मैंने बताया। अब देखिए कभी कभी तो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा, तो आपको tan बीटा पता, जैसे tan बीटा आपको पता चल गया 1 है, तो आप कहोगे कि तो tan कब होता है, थीटा इज 1 या बीटा इज इक्वल 1, जब tan इज 45 होगा तो 1 होता है, एंगल सीधा निकल जाएगा। और कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आ जाएंगे, तो हो सकता है आप यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर एक और काम कर सकते हो कि tan बीटा जो है, आप tan नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे आप केवल बीटा लिखोगे ना, क्योंकि बीटा चाहिए आपको, तो tan बीटा ना लिख के आप केवल बीटा लिखोगे, और tan को इस तरफ ले चले जाओगे, इन्वर्स साइन दोगे, और पूरे चीज को b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, इसको ऐसे आप लिख दोगे। अब क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर आपने तो a से ले लिया, कि डायरेक्शन a से इतना डिग्री इस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, हमको कहा गया नहीं b से, तो b से भी तो वही काम करते, हम वहाँ पे बदल जाएगा, बेस उसको बना लीजिएगा, फिर वैसे परपेंडिकुलर से आपको ड्रॉ करने होंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम फिर आपको लगेगा, और आपके b के रिस्पेक्ट में भी ये एंगल मिल जाएगा, किसका, रिजल्टेंट का। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, two forces of magnitude 10 Newton each with 60 degrees angle between them act at a point as shown in figure। तो ये एक पॉइंट मान लीजिए O है, वहां पे एक्ट कर रहा है ये, तो ये पुल कर रहा है, अगर पुश करते तो एरो इस तरफ होता, और कुछ अंतर नहीं है। तो पुल एंड पुश के हिसाब से हम लोग डायरेक्शन देते हैं वेक्टर्स का, यहाँ पे पुल हो रहा है एक्चुअली। तो फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स का क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, कितना है यहाँ पे 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको पाते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100, ये 60 जो है, 60 हाफ हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये भी 100, अल्टीमेटली आर स्क्वायर इज इक्वल टू 300 हो गया। और अब आर खोजना है मुझे, तो इसमें 100 का एक 10 बाहर आ जाएगा, और √3 होता है, ये 10√3, तो मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैग्नीट्यूड आपका ये और ये सही हो रहा है, ये दोनों गलत हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको एंगल खोजना है विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो tan अल्फा बीटा कुछ भी मान लो आप, अल्फा मान लेते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, तो इसको आप मान लो 10 न्यूटन, इसको मान लो 10 न्यूटन, ये आपका b है, ये आपका a है। तो हमने क्या कहा था, b लिख देता हूँ एक बार, b साइन अल्फा
कि थीटा, थीटा जो एंगल इनके बीच में है इसको थीटा कहते हैं ना, तो थीटा हो लिखे हो तो थीटा लिखेंगे, थीटा कॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बी कितना है 10 साइन थीटा 60, यही तो थीटा है ना आपका, कॉन 10 प्लस 10 कॉस 60 डिग्रीज, ये कितना बनता है आपका, ये हो जाता है √3/2, 10 इंटू √3/2 अपॉन यहाँ पे 10 प्लस 10 इंटू हाफ, ये बन जाता है आपका 5 √3, और ये कटता है तो ये 5 होता है, तो यहाँ पे 15, तो इस तरह से हमको क्या मिला, ये कट जाएगा तो 3, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 ऐसे, और यहाँ पे 3 को √3 इंटू √3 कर सकते थे, एक √3 खत्म हो जाएगा, तो आपका आया tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। अब ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है tan का, कौन सा tan 30, तो हम कह सकते हैं कि सिंस tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, therefore यहाँ पे अल्फा जो है 30 डिग्रीज है, तो ये जो है यहाँ से 30 डिग्रीज एंगल बना रहा है कौन, आपका रिजल्टेंट, किस डायरेक्शन की तुलना में, ईस्ट का, तो कौन आपका बनता है, चॉइस यहाँ पे ए राइट हो गया, बी नहीं, ठीक है। तो बहुत बच्चे यहाँ पे 60 डिग्री झट से देखेंगे, 60 डिग्री और लिख देंगे, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि टू फोर्सेस whose magnitudes are the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton if the angle of their inclination is, उनके बीच का एंगल, दो फोर्सेस के बीच का एंगल दिया हुआ आपको 60 डिग्री, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स खोजना है पहले, तो खोजते हैं। देखिए ये 3:5 दिया होते, एक फर्स्ट फोर्स को हम पकड़ लेते हैं इज इक्वल टू 3x, तो सेकेंड कितना होगा वैल्यू रेशियो में है तो ये 5x हो जाएगा, इनको मान लेते हैं ऐसे, और रिजल्टेंट दिया हुआ 28, ठीक है, रिजल्टेंट 28 है, तो आप जानते हो लिखोगे 28 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 3x, बी क्या है 5x, और उसके बाद क्या करोगे कॉस एंगल बिटवीन देम दिया हुआ cos 60, तो ये क्या बनता है, ये इसको बाद में करते हैं, अभी स्क्वायर नहीं करते हैं, जरूरत पड़े स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन देखते हैं, अभी करना है वैसे, अभी नहीं करते हैं। 28 स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 15x स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद 28 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड ये कितना हो गया 34 49x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 28 स्क्वायर है, ऑन हम यहाँ पर कर देते हैं, इसको 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे इक्वल टू x स्क्वायर, 49 को 7 स्क्वायर लिखा जा सकता है, इधर ला दिया मैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ 28/7 स्क्वायर करके x स्क्वायर लिख देता हूँ, और x स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों स्क्वायर हटा देते हैं, रूट ओवर कर देते हैं, मतलब ऐसे स्क्वायर नहीं लिखा तो इसको काटिए तो ये 4 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू आपको 4 आ गया। इस तरह से हमको x मिला, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फर्स्ट का होगा 3x, तो 3x कितना होगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 न्यूटन फोर्सेस है, और ये 5x, तो 5x कितना होगा 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। इस तरह से हम दोनों फोर्सेस का
अलग अलग निकाल लिए। देखिए दोनों का एडिशन लेकिन कितना आता है, 32 आता है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 28 है। याद रखिएगा जब वेक्टर एडिशन होते हैं तो मैक्स वैल्यू कितना होगा इनका, 32। तो मैक्सिमम 32 तक जा सकता है वैल्यू, और मिनिमम कितना हो सकता है इनके बीच में, सब्ट्रैक्शन बिटवीन द टू। तो कितना होगा, 12 माइनस कितना, 8। तो जैसे 8 से लेके 32 के बीच में कोई वैल्यू हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, एंड उसके बीच का 28 एक वैल्यू है। वाई है क्योंकि एंगुलर हो, जब हो जाएगा एंगल जब बनेगा तो वो या तो देखिए 180 रखिएगा तो माइनस होगा, 0 डिग्री रखिएगा दोनों के बीच में एंगल तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो एक्सट्रीम्स हो गए। अब कोई एंगल अब 0 to 180 के बीच में कुछ आएगा तो ये वैल्यू जो है आपका 8 और 32 के बीच में घूमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी है, देखने में टफ लगेगा लेकिन इजी है। क्या है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर 10 and 4 रेस्पेक्टिवली। तो मान लीजिए टू फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ ना, तो ए प्लस बी, माने जब 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम ए प्लस बी हो जाता है, वो 10 दिया हुआ आपको, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस बी कर देते हैं, तो वो दिया हुआ आपका 4 दिया हुआ, ठीक है। तो इससे तो हम हो सकते हैं 2a इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू 7 हो गया। उससे b हमको पता चल जाएगा, b इज इक्वल टू 3। देखिए ऐड करने से आपका क्या आता है, 10 आता है, तो ट्रैक कीजिए तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये तो हो गया। अब इफ दीज टू फोर्सेज, अब नेक्स्ट पार्ट, इफ दीज फोर्सेज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, इनको हम लोग ले लेते हैं राइट एंगल, तो ऐसे और ऐसे ले लेते हैं। ये 7 ले लीजिए, फोर्सेज है, फोर्सेज है तो न्यूटन में हो गया, और ये 3 न्यूटन ले लीजिए आप, राइट एंगल होगा। तो बोल रहा है कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, हाउ मच विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर फोर्स, resultant force magnitude, what will be the magnitude of their resultant force। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो हम लोग अपना रूल ले लें, खत्म हो जाएगा। तो पहले तो हम समझा दे रहे हैं इसको देखिए, तो हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, स्क्वायर कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यहाँ पे एंगल क्या है बिटवीन देम, 90 लेना है, तो 90, ठीक है। अब देखिए कॉस 90 कितना आपको दिमाग में रखना होगा, r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक्चुअली ये वाला जो है आपका, इसका रिजल्टेंट बनता है। आप कहोगे कि सर ये तो आप दूसरा चीज़ पढ़ा रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं ये नहीं है कुछ और है, अब तो इसको आप बना के रख दिए। तो इसमें बात ये है कि देखिए आप अगर ठीक से देखिए, तो अगर आप इसको ऐसे लेते हो, ठीक है, तो आप ऐसे बनाते, ठीक है, ऐसे बनाते ना रिजल्टेंट, और बी को इधर से इधर कर देते ना, इधर n 3n, तो भी तो ये आ जाता है ना रिजल्टेंट, क्यों नहीं आता आपका, तो वही तो आ गया आपका, उसी तरह से आ गया, ये दोनों है ना। तो याद रखिएगा ये एक स्पेशल केस में ही भी आता है आपको, तो पिछले क्लास में हमने स्पेशल केसेस बताए थे कि 3 स्पेशल केसेस मैंने बताया था, एक थीटा इज इक्वल टू 0 पर क्या होता है, एक डायरेक्ट ही है, तीनों केसेस यहाँ पे हैं, डायरेक्ट मैक्सिमम होता है। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 तो ये केस बनता है, और थीटा इज इक्वल टू अगर 90 है दोनों के बीच में तो वो ये केस बनता है। ये तीनों केसेस जो है थीटा का स्पेशल केसेस में आते हैं, इनको आपको याद रखना होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, इसको हम मॉड दे रहे, जो बड़ा होगा पहले वो लिखिएगा, चाहे बाद में भी लिखिएगा तो अपने आप ये हो जाएगा। थर्ड जो है ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा। ये तीनों केसेस आपको अलग से चार्ट करके याद करना होगा, इसके लिए बार बार कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझना है, एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इसमें बात नहीं है, समझने की बात यहाँ पे।
यहाँ पे लिखा इफ मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी बताओ। तो पहले मैं बता दूं आपको कि ए प्लस बी मॉड एक साथ में, इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले आप क्या किए हो, दोनों को जोड़े हो, पहले दोनों को जोड़े हो, वेक्टर फॉर्म में ही जोड़े हो, नॉट द अदर वे, स्केलर फॉर्म नहीं जोड़े हो आप। वेक्टर से जोड़ कैसे जोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के हिसाब से जोड़े हो, और फिर आपका एक आंसर आया जिसको कि हम कहते हैं रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का ये मॉड है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल्स के मॉड है, ये इंडिविजुअल्स के मॉड है, ठीक है। ये इंडिविजुअल जैसे था ए और ये इंडिविजुअल बी, तो एक्चुअली यहाँ पे कह रहा है कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। कब होता है ये आपको अब बताना होगा। तो अब मैंने कहा कि जब एक्सट्रीम्स जब कंडीशन होते हैं, अभी तो मैं डिग्रीज के बता रहा था कि अगर आपका थीटा 0 है तो ए प्लस बी रिजल्टेंट देगा, ठीक है। ए प्लस बी क्या देगा, रिजल्टेंट। यहाँ पे ए प्लस बी कब देगा, जब थीटा इज इक्वल टू, जब रिजल्टेंट कब आएगा, इज इक्वल टू 0। अगर 0 यहाँ पे ऑप्शन है तो वो राइट है, और ये है आपका ऑप्शन सी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली वेक्टर्स आपका मजबूत तभी होगा जबकि आप क्वेश्चंस करोगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 and 4 and 3 and 4 सो दैट द रिजल्टेंट इज 4n। यहाँ पे क्या क्या दे दिया है, रिजल्टेंट का वैल्यू दे दिया है, वेक्टर 1 का दे दिया, वेक्टर 2 का दे दिया, मतलब ए एंड बी का दे दिया है। आपको एंगल बिटवीन देम बताना है, एंगल बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन देम बताना है। तो चलिए फॉर्मूला जानते हैं, मैंने इक्वेशन उसका क्या है, तो हम जानते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पकड़ लेते हैं। अच्छा चलिए आर कितना है, तो 4, तो 4 स्क्वायर, ए कितना है 2, तो 2 स्क्वायर, बी कितना है तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2 ऐसे कर दिया मैं, कोई बात नहीं है, cos थीटा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 16, ये बन गया 4, 9, और ये तो हो गया 12 cos थीटा। इन दोनों को ऐड कीजिए और इस तरफ लाइए तो 13 हो जाता है, 3 इज इक्वल टू 12 cos थीटा हो जाता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/12 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अब देखिए ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है cos थीटा का, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप इसको इनके बीच का एंगल जो है ऐसे लिखो, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4, ऐसे आप छोड़ दो, यही आपका एकदम कंप्लीट आंसर होगा। जब वैल्यूज नहीं पता होंगे इस तरह से आपको लिखना है। अब चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हम इजीली समझ पाएंगे। देखिए द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 and the magnitude of the resultant is 12. Now if the resultant is 90 degrees at 90 degrees with the force of smaller magnitude, ठीक है, what are the magnitudes of the forces। तो कह रहा है कि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं और दोनों का सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, मतलब जब वो पैरेलल है, कहने मतलब कि एक दूसरे से पैरेलल है, 0 डिग्री पे है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड एडिशन करने मतलब मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपका 18। यानी कि हम कह सकते हैं मैक्स वैल्यू जब दिया हुआ तो a प्लस बी दिया हुआ हमें, a प्लस बी इज इक्वल टू 18 दिया हुआ, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट भी दिया हुआ, द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्रीज विद द फोर्स ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड, इसमें एक बड़ा एक छोटा 9 नहीं है दोनों। तो इसमें ये भी बात कहा गया कि चलिए हम एक को छोटा एक बढ़ते, एक को छोटा मान लेते 20 है, ठीक है। ये बातें दी गई हमें, अब हमें ड्राइंग करना है। तो देखिए मैं स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला ए मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है, ए वेक्टर हो गया, और मैं एक रिजल्टेंट इसका 90 डिग्रीज पे बना देता हूँ, ये 90 डिग्री पे मैं रिजल्टेंट बना देता हूँ। हाँ, बी कहाँ है, तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि को इनिशियल यानी कि टेल और टेल दोनों वेक्टर जो वेक्टर हैं कंपोनेंट्स, उनका टेल एंड टेल मिलना चाहिए, फिर आपका रिजल्टेंट का भी टेल मिले, सब को इनिशियल होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे सारे के सारे होना चाहिए, ए तो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि
हमेशा डायगोनल बनेगा क्या आपका जो ये आर है, यानी कि आर शुड बी इन बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी। तो यानी कि बी इधर नहीं हो सकता, बी इधर कहीं बनेगा ऐसे। और पैरेललोग्राम तो कैसे बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा पैरेललोग्राम, बन गया ना पैरेललोग्राम। तो ये हो गया डायगोनल और ये हो गया, मैंने थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया दूसरी बात। तो ये बनता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि देखिए कि ऐसे करने में क्या हो रहा है, ये हम देख रहे बी तो मोर देन 90 हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मैं ऐसे कर दूं कि इस बी को, ये बी है ना आपका, बी को मैं शिफ्ट करके यही लाइन कर देता हूँ बी का, और यहाँ पे एरो दे देता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल लॉ वाला सिस्टम हो गया क्या। ये देखिए यहाँ से बेस इसका है फर्स्ट वाले का, ए के हेड के साथ बी का टेल, और यहाँ पे हेड आ जाता है। यहाँ पे फर्स्ट वाले के टेल के साथ में टेल जुड़ा हुआ है आर का, और सेकेंड वाले के हेड के साथ में जुड़ा हुआ। तो ये ट्रायंगल लॉ ओबे करता है। तो ट्रायंगल लॉ ओबे करता है तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से कर सकते हैं क्या। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये याद रखिएगा, यहाँ पे बी जो है हाइपोटेन्यूज है, तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होगा आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब आप ऐसे देखिए यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हो, तो इसको आप करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर खोजना है ना, तो अगर बनाना है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाता है। आर स्क्वायर आपको पता है कितना है, आर स्क्वायर 12 स्क्वायर, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, बी प्लस ए लिख सकते हो आप, और बी माइनस ए लिख सकते हो आप। बी प्लस ए चाहे ए प्लस बी तो दिया हुआ मुझे, तो ये 144 हो गया, और इज इक्वल टू 18 बी माइनस ए, ठीक है। तो इससे हमको बी माइनस ए मिल गया मुझे, बी माइनस ए कितना हो गया, तो 18 8 जा, ठीक है, 8 हो गया। देख लेते हैं, 9 2 जा, और 2 से करते 9, और ये करते तो 7 एंड 2, और फिर 9 8 हाँ, ठीक है। तो b माइनस ए इज इक्वल टू 8 आ गया। तो हम इधर लिख सकते हैं ऐसे, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमको क्या मिलता है, ए कैंसिल हो, 2b इज इक्वल, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 26, तो b इज इक्वल टू 13। अगर b 13 है तो a कहीं पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। a इज इक्वल टू 18 माइनस b कर देते हैं इधर पहले वाले में, तो ये हो गया 18 माइनस 13 मैंने कितना हो गया, 5 हो गया। 18 माइनस ए इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमें a मिल गया 5, छोटा वाला 5 है और बड़ा वाला जो है 13 है। ए बी से मतलब नहीं, हमको बड़ा और छोटा दोनों है, 13 एंड 5। तो ये टोटल है, ऐड करने से आपका, अब इसमें ये 15 एंड 3 है, और बाकी सब तो कोई चॉइस बनता नहीं। अब मैं इसको, आप ये सोच सकते हो कि सर तो यहाँ पे पतली गली से ले लिए, ये मतलब नहीं हो रहा है, चलो उसमें चले। क्या ये पैरेललोग्राम लॉ से भी हो सकता था। तो देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या कहते हैं हमें। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या करते हैं, यही वाला लेते, और तो फिर लिखते क्या लिखते, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उनके बीच का एंगल नहीं पता है, उसके बीच का एंगल पता नहीं है मुझे, मैं लिख रहा हूँ ऐसे। अच्छा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत जोड़ करूँगा तो इसको 12 स्क्वायर कर दूंगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अभी कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, इतना ही छोड़ देता, बी स्क्वायर, बाद में आते हैं इधर और सिंप्लीफिकेशन जब करना होगा। तो यहाँ तक तो हम इसको कर पाते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब चलते हैं, एक और है मेरे पास में, क्या, tan, यहाँ पे रिजल्टेंट का एंगल दिया हुआ है 90 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे b जो है ऊपर में है, ठीक है, तो b साइन थीटा ऑन आपका a प्लस b से ये है b कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए tan थीटा, tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसको अनडिफाइंड को एक तरह से सोचिएगा ना, ऐसे लिखा हुआ है,
1/0, जो कि नहीं संभव है, ऐसे लिखा हुआ समझ लीजिए। तो इसका हो गया b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करें अगर, तो क्या देखते हैं, a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम कंपेयर करके देख रहे हैं। इससे हमको क्या मिल गया, b कॉस थीटा इज इक्वल टू -a। मैं इस रिलेशन को यहाँ पे यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या आता है देखें, तो ये हो गया 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। ये b कॉस थीटा है, यहाँ पे मैं -a लिख देता हूँ। तो 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर नहीं होगा, b स्क्वायर माइनस, देखिए 1 a स्क्वायर तो ये हो जाएगा, तो ऐसे बचेगा 144 इज इक्वल टू b माइनस a एंड b प्लस a। अब b प्लस a आपको पता है कितना है, 18 है। 144 इज इक्वल टू 18 b माइनस a, इसमें काटोगे तो फिर 8 आएगा, तो b माइनस a इज इक्वल टू 8। और एक बार आपका ये दोनों आ गया, फिर यहाँ पे उसी तरह से माइनस a लिख के मतलब फिर लिख लीजिए यहाँ पे, आपका तो ये दिया हुआ है ना, a प्लस b इज इक्वल टू 18। और अभी आपको मिला माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 8, कैंसिल आउट हो गया, ये 2b इज इक्वल टू 26 और यहाँ पे b इज इक्वल टू 13 एंड a उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 आ जाता है। ये हो गया अपना आंसर। तो किया भी जा सकता है इससे, ऐसा कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, जैसे ट्रायंगल लॉ को, और फिर पाइथागोरस थ्योरम में चले जाओगे तो आंसर मिल जाता है। ये दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। हाँ, एग्जाम हॉल में आपको थोड़ा सा इतना तो आपका दिमाग तेज होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस करना है, ईजी होगा। लॉ तो दोनों है। चलिए एक और उसी सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा यहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a, ठीक है ना, और इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, माने r इज इक्वल टू कह सकते हैं b अपॉन 2। ये दिया हुआ है क्या, r, और क्या दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर जो r जो है ये आपका बन जाता है, मान लीजिए a अगर, तो वेक्टर ए हो गया, और ये परपेंडिकुलर आपका पकड़ लीजिए, ये है परपेंडिकुलर, तो ये आर बनता है आपका। तो बी कहाँ है, बी आपका इधर कहीं होगा, अभी जैसे बनाया था हम, ठीक उसी तरह से अभी भी आप ऐसे कह सकते हो, बी कहीं है ऐसे होगा। आर को थोड़ा बड़ा कर दे सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक, तो बी आपका ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है, ठीक है, ये ऐसे क्या हुआ, ओके। तो ये बी हो गया आपका। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एंगल देता हूँ, देखिए थीटा मत लीजिए, क्योंकि थीटा ये एंगल नहीं है, ये इनके बीच का एंगल नहीं है, इनके बीच का एंगल ये है थीटा। इसको क्या नाम देते थे, इसको अल्फा नाम देते थे, क्या देते नंबर अल्फा। तो ये कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, जो आंसर आएगा उस 180 से अल्फा को माइनस कर देंगे, तो फिर हम मुझे एक्चुअली एंगल अब मिलेगा। ये एंगल हमारे चाहिए, जो हमको चाहिए ये एंगल, लेकिन हम खोजेंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो ये हाइपोटेन्यूज देखते हैं कैसे बनता है, ये बी, ठीक है ऐसे। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, देखिए साइन थीटा, साइन अल्फा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड तो बी अपॉन 2 है, और बी का तो बी ही होगा, कैंसिल आउट हो गया, 1/2 हो गया। साइन अल्फा कब 1/2 होता है, तो 30 साइन 30, तो अल्फा यहाँ पे मिल गया मुझे
अल्फा इज इक्वल टू 30, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है। ये 30 एक चॉइस है यहाँ पे, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब क्या करोगे, आपको थीटा खोजना है। थीटा के लिए अब क्या करोगे, थीटा के लिए आपको 180 माइनस 30 डिग्रीज करना होगा। अब ये जो आंसर आएगा 150, आपको 150 लेना है और तब ये बी ऑप्शन आपका राइट होता है। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ट्रायंगल लॉ से हो गया ये। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या है, एक प्लस है और एक माइनस में है, ऐसे समझिए। तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि ये प्लस साइन ही है, एक बी जो है उसको नेगेटिव बी मान लेते हैं ऐसे। मैं जानबूझकर यहाँ पर एक गलती करूंगा, पहले नहीं बताऊंगा आपको, फिर वो गलती को सुधारूंगा, तब बताऊंगा क्या गलती थी, तब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, बी कुछ नहीं है, ऑपोजिट ऑफ प्लस बी है। माइनस बी जो है ऑपोजिट ऑफ प्लस बी है। तो अगर मैं वेक्टर्स बनाता हूँ, देखिए मान लीजिए ए वेक्टर ये है मेरा, ठीक है, ए वेक्टर, और बी वेक्टर मैं मानता हूँ कि ये मेरा बी वेक्टर है। मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं गलती करूंगा, है मैं बता दे रहा हूँ पहले से। तो और उसी के मैग्नीट्यूड के एकदम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पर इधर बनाते हो तो ये आपका माइनस बी वेक्टर बनता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका खोजता हूँ अगर एंगल, तो इसका जो एंगल होगा, अगर मैं थीटा मानता हूँ, इसका कितना होगा इन दोनों के बीच में, ये और इसमें 180 डिग्री माइनस थीटा, ये इसका एंगल बनेगा। तो ए एन माइनस बी का ये एंगल बना, और हम फॉर्मूला यूज करते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी भीतर में, ठीक है, प्लस 2a माइनस बी, और उसके बाद यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रह जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस साइन आ गया यहाँ पे, माइनस 2ab, ठीक है। और इसका क्या होगा 180 माइनस, अब तो क्वाड्रेंट्स जान के ट्रिग्नोमेट्री में, तो 180 माइनस थीटा करना मतलब हो गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये माइनस थीटा आएगा। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर प्लस 2ab, ये सॉरी ये कॉस थीटा ही रहेगा, सॉरी माइनस लिख दिया मैं, कॉस नहीं लिखा, तो ए बी कॉस थीटा, ठीक है, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। तो ये क्या है कि ये देखिए, अब देखिए, तो आप इधर से रखे थे जो पॉजिटिव में जो था यही आंसर था ना, अब जब ए एंड बी लेते आप तो क्या लिखते, तो आपका तो आंसर यही होता, क्या होता, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ही तो आप लिखते, अगर ये वाला होता आपका। तो इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं हुआ कुछ, तो आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो तो क्या आंसर तो एक ही आ रहा है, नहीं ये गलत है, ये गलत है। मैंने पहले कहा था कि आपको मैं गलत सिखाऊंगा, अब सही सिखाता हूँ ताकि आपको पहचान में आए क्यों गलत हुआ। देखिए ये जो हम लोग लेते हैं ना, ये जो वैल्यूज, ये हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं ना। मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव होता है, हम लोग ऐसे लेते हैं, आर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऐसे समझिए, प्लस बी का मैग्नीट्यूड, माइनस बी है तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, फिर माइनस यहाँ पे आएगा, सॉरी, और फिर कॉस 180 माइनस थीटा ऐसे लिखेंगे। तो ये जो है आर, क्या आर तो कुछ पता नहीं अभी, आर को तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी जो है ये देखिए मॉड है, मॉड है तो हमेशा खुलेगा, क्या खुलेगा, प्लस प्लस में खुलेगा, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस 2 ए का मॉड खुलेगा, इसमें खुलेगा ए प्लस में, ये माइनस बी का खुलेगा वो भी प्लस में खुलेगा, और कॉस
180 माइनस थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कॉस 180 माइनस थीटा जो है, ये तो रूल अप्लाई होगा वहाँ पे क्वाड्रेंट का, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये हट जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। ये आपका यहाँ पे नहीं होगा। फिर से मैं लिख देता हूँ कि r इज इक्वल टू तब होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ऐसे ही आंसर आपका हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये माइनस साइन और ये याद करना होगा, याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद होता है तो मैं एक दूसरा इजी तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर इन्हीं दो को लेते हैं आप, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मॉड में है तो ये तो आप समझ रहे, यहाँ पे हमेशा प्लस में ही होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपकी। तो आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड में, ये बात याद रखिए, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था आपका, ये मॉड के भीतर होने के चलते ये माइनस साइन नहीं रहेगा, तो ये माइनस नहीं है, यहाँ पर भी प्लस आप लिखोगे, जैसे लिखते हो आप 2ab, ठीक है, कॉस उन दोनों के बीच का एंगल जो है लिख दीजिए आप 180 माइनस थीटा। तो जस्ट सिंपल ऐसे कर दीजिए तभी भी होगा। अब यहाँ से आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो ये आएगा, नहीं तो यहीं से आप सोच लोगे कि यही एंगल है तो यही देगा आंसर। दोनों तरह से किया जा सकता है, ये इजियर बन जाता है। जो दिया हुआ थीटा पॉजिटिव वाले का, तो वो आपका नेगेटिव वाले में नेगेटिव साइन दे देते हैं। और नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे कर लो, पॉजिटिव से दिए हुए वैल्यूज अगर डायरेक्टली उन्हीं का दिया हुआ तब तो कोई बात ही नहीं है, प्लस साइन करके आप ऐसे कर दीजिए। तो ये दो तरीके हैं इसके करने के, इसको ऐसे सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, आंसर दोनों से एक ही आने वाला है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी रिजल्टेंट, समझे, इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया, एक रिजल्टेंट मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, वो है एक्चुअली ए वेक्टर का और प्लस बी वेक्टर का, ठीक है, ये रिजल्टेंट था, ऐसे मैं समझाने के लिए। और दूसरा क्या है, रिजल्टेंट जिसको 1 बोलता हूँ, और रिजल्टेंट 2 एक है जो कि क्या है, वो है एक्चुअली ऐसे इज इक्वल टू ए वेक्टर का रिजल्टेंट प्लस माइनस बी वेक्टर का आपका ऐसे, और व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है। तो पहले नंबर तो इसका क्या बनेगा, रिलेशन बताएं। इसका रिलेशन बनेगा ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर थीटा मानते आएंगे, और ये r1 हो गया एक तरह से, ठीक है, और ये r2 का क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर, अगर उसके बीच का एंगल थीटा है तो ऐसे लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो इक्वल है, कहा गया कि इक्वल है दोनों, r1 और r2। हम कह सकते हैं कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गए दोनों, इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 4ab कॉस थीटा और इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा कितना हो गया,
कॉस थीटा इज इक्वल टू 0/4 ए भी होगा ना, तो मतलब बनता नहीं है एक्चुअली, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कॉस साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1, उसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आपका आंसर आता है 90 डिग्रीज। तो क्या खोजने के लिए कहा था, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यही एंगल है बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 90 डिग्रीज। चलिए एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पे देखिए इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट और इमेजिनेशन को ही तैयार करना चाहता हूँ। यहाँ पे आंसर्स आपके दिए हुए, आंसर का हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रोसेस कैसे, अप्रोच कैसे होगा वो ज़्यादा मेरा इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। रेन इज फॉलिंग vertically with a speed of 25 meters per second. A cyclist is going at a speed of 10 meters per second in north direction. What is the apparent speed and direction of the rain? तो कह रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ, ये वर्टिकली रेन गिर रहा है विद द स्पीड ऑफ, मान लीजिए ऐसे गिर रहा है विद द स्पीड ऑफ, जो भी दिया हुआ है मैं वी आर लिख देता हूँ, रेन का वेलोसिटी वी आर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइक्लिस्ट इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। साइक्लिस्ट को मैं नॉर्थ डायरेक्शन दे रहा हूँ। अब देखिए नॉर्थ डायरेक्शन देखकर अजीब लग रहा होगा आपको, क्योंकि इधर तो ईस्ट डायरेक्शन होता है। देखिए वो 2D जब करते हैं तो ये नॉर्थ, ये साउथ इधर कर दिए, ईस्ट वेस्ट उधर कर दिए। यहाँ पे हमको वर्टिकल लेना है, यानी कि अप और डाउन लेना है, ठीक है। और क्या लेना है, नॉर्थ साउथ लेना है। ईस्ट वेस्ट कहाँ चले गए, क्या इसमें गायब होगा, नहीं 3D में है ना, तो ईस्ट वेस्ट है, लेकिन हमारे काम का ये ईस्ट वेस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा और यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, तो हमारे काम का नहीं। अब क्या करते हैं, ये इधर वी आर है तो इधर आपका इंसान इधर जा रहा है वी एम में। अब दो वेक्टर्स हो गए तो इसको हम नीचे की तरफ ला दें, वी आर को इधर लिख देते हैं, लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। और दोनों का क्या है, वो इनिशियल पॉइंट ही है। यहाँ पर आगे बढ़ाने के बाद हम लोग बढ़ाते हैं तो पैरेलली, कोई चाहे हम कहें ना कि आप कैसे भी कोलिनियरली हो, पैरेलली आप बढ़ाकर दोनों के टेल को टेल जोड़ दोगे, टेल टेल जुड़ गया तो यहाँ पे आपका बन जाता है इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बन गया। इसको हाइपोटेन्यूज की तरह से हम जानबूझ के देखिएगा पीछे की तरफ लेके चले जाएंगे जानबूझ। अब देखते हैं कि इसमें एंगल क्या बनता है। तो कहा कि क्या, एपरेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन विद द वर्टिकल देखते हैं। एक्चुअली छाता तो ऐसे होता तो ऊपर से कितना इधर के आप हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं, लेकिन हम वर्टिकल के हिसाब से देखें वर्टिकल से कितना एंगल, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो थीटा इसको मान लिया हमने, चलिए। और तो क्या कर सकते हैं, टैन थीटा खोज सकते हैं। चलिए टैन थीटा क्या होगा, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये अगर वी आर है तो ये वी एम है यहाँ पे, तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर काम करेगा ये बेस का, तो आपका वी एम अपॉन वी आर हो गया, ठीक है। वी एम कितना दिया हुआ है, वी एम दिया हुआ आपका इज इक्वल टू वी एम 10, ओके। और वी आर कितना हुआ 25, तो 5 2 जा 5 5 जा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, तो 0.4 आपका टैन थीटा या टैन बीटा आ जाता है जो आप लिए हो। अब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख छोड़ सकते हो, या फिर आप आगे एक स्टेप लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स, और उसके बाद कितना लिखो, ये वैल्यू, ये हो गया आपका एंगल। तो पता चल गया कहाँ पे ये एंगल है, बताइए आप। ये एंगल हम कहेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इंसान जो है ऐसे छाता पकड़ेगा, ऐसे था छाता, ऐसे पकड़ेगा क्योंकि जा रहा है उधर पीछे की तरफ, ने ऐसे छाता को रखेगा। छतरी तो उसका ऐसे था, ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन जब वो दौड़ने लगा तो मैंने चलने लगा, ऐसे खड़ा था तो ऐसे छाता लगे था वो, जब साइकिलिंग करने लगा तो उसको छाता ऐसे करना पड़ा, वर्टिकल से ऐसे घुमाना पड़ा। ये समझना पड़ेगा कि ये इधर से इधर छाता उसने टर्न किया।
यही थीटा यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब चले आते हैं, वैल्यू पूछ रहा है एपरेंट स्पीड ऑफ थे, तो इसको v मान लेते हैं एपरेंट स्पीड को। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, v। अब देखिए ये तो पाइथागोरस थ्योरम बन गया, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल गिव दिस स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू vr स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू रूट ओवर vr स्क्वायर कितना, vr स्क्वायर 25 स्क्वायर है, और vm स्क्वायर कितना, तो वो 10 स्क्वायर है। ये हो जाएगा 625 प्लस 100, ये हो जाएगा 725। 725 का अब आप करके देखोगे तो ऐसे कर लो, आप करना चाहते हो तो 725, तो ये जाएगा आपका 2 टाइम्स 2 2 4, ठीक है, 4, और यहाँ पे 2 2 4 325, ये जाएगा आपका 7, अगर लेंगे तो 50 350 नहीं जाएगा, 7 टाइम्स 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स, तो 6 ऐड करेंगे 12 2, और यहाँ पे हो जाएगा 6 6 36, 6 4 24 27, यहाँ पे आपका होता है 59, ये 11 4 49, 0 0 आप बैठा के फिर आप करोगे तो 26 पॉइंट समथिंग, तो आंसर ये आएगा। इस तरह से हम लोग रेन का स्पीड, एपरेंट स्पीड, एक्चुअल स्पीड तो उसका जानते हैं 25 है, लेकिन एपरेंट स्पीड उसका बढ़ गया, देखिए 25 से 26 पॉइंट समथिंग हो गया, 9 हो गया, 27 के आसपास में। डायरेक्शन पहले वर्टिकल दिख रहा है, एक्चुअली वर्टिकल था, हो गया एपरेंट ऐसे। ये सारी चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। क्या है क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट कवर्स थीटा एंगुलर डिस्टेंस। आप ये फिगर देख रहे हो, ऐसे एक सर्कल है और ये सेंटर है, यहाँ से एक एंगल है और एक एंगल ऐसे बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है थीटा ऐसे है, और इनिशियली पार्टिकल ऐसे चल रहा है विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v कहो या स्पीड v, और फाइनली फाइनल पोजीशन ये है, v पोजीशन मान लीजिए, यहाँ पर ये चल रहा है विद v, ये भी वेलोसिटी v कहिए या आप स्पीड v कहिए, ये a पोजीशन पकड़ लीजिए, इसको b पोजीशन पकड़ लीजिए। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी हमको खोजना है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी होगा v b पर जो है माइनस v a। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे पहले इनके बीच का एंगल कितना है ये खोजना हमारे लिए जरूरी है। तो वो कैसे मिलेगा हमें, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करके हम ला देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ऐसे ला देते, किसको, इसको शिफ्ट किया मैंने। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा, ये थीटा है, तो ये होगा आपका 90 माइनस थीटा, और ये चूंकि टेंजेंशियल होते हैं ना, टेंजेंट में क्या होता है 90 डिग्रीज टू द रेडियस, रेडियस से ये लाइन जो है, जो वेक्टर्स है आपके v, यहाँ पे वी ए एंड वी बी, ये 90 डिग्रीज टू द रेडियस बना रहे हैं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 90 डिग्रीज है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी आपका थीटा बन जाएगा। तो ये हो गया आपका वी ए और ये हो गया वी बी, लेकिन मुझे चाहिए क्या, चेंज इन वेलोसिटी। क्या चाहिए मुझे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी उसको हम आर कह सकते। ठीक है, हम मतलब इसको वेक्टर नहीं दे रहे हैं, तो हम उसका ये चाहिए, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, आर क्यों लिख रहे हैं इसको, तो आर जो है कैसे निकलेगा, वो है आपका वी बी माइनस वी ए, लेकिन ये तो ऐसे लिखेंगे ना, वी बी प्लस माइनस वी ए कर देंगे ऐसे, और इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लेंगे जो ए का जो होगा, क्या होगा इसमें, ऐसे हम लिखेंगे इसको ना, ये वेक्टर्स में, अभी ये वेक्टर्स में, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना, मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे क्या, तो वी बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस
वी ए स्क्वायर माइनस साइन देंगे, क्योंकि आप चाहो तो थीटा नहीं लेके अब 180 माइनस चलेगा तो प्लस साइन होगा, लेकिन आप माइनस साइन ले कर रहे हैं, वी ए वी बी को देख के कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वी बी वी ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा ही तो है, थीटा लिख देंगे। इससे हमको क्या मिलता है, तो देखिए इसके लिए मिलेगा हम, ये क्या है आपका v है ना आपका, ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस फिर वी स्क्वायर माइनस वी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे क्या आएगा आपका, यहाँ पे वी स्क्वायर 2 हो गया ना आपका, 2v स्क्वायर दोनों ऐड कर दी, माइनस वी स्क्वायर कॉस थीटा होगा। इससे आपको वी जो स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 होगा, एक 2 होगा, ठीक है, 2 भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। तो ये जो है आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद करना होगा, डबल एंगल या हाफ एंगल जो भी कहिए, दोनों में यूज होता है। इधर उधर 2 थीटा कीजिए तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, डबल एंगल कहेंगे, यहाँ पे हाफ एंगल के हिसाब से सोचेंगे तो ऐसे सोचेंगे। तो इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आप अगर इसको चाहिए डेरिवेशन कैसे करते हैं या कितने कौन कौन से फॉर्मूला चाहिए आपको फिजिक्स में, तो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मैथ्स जो बेसिक मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आप देख सकते हो, या ट्रिग्नोमेट्री का अलग से भी बना हुआ है उसमें भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप चले आते हो, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, और यहाँ पे इसके बदले में क्या लिखूंगा मैं 2, चाहिए मैं बता दो, ये मैं लिख रहा हूँ जो ये स्क्वायर में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर में लिख रहा हूँ अभी, ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो अगर मुझे आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर है, इसमें ऐसे समझिए, चाहे इसको अलग अलग करके समझ लीजिए, तो ये आर स्क्वायर था, तभी तक हमने क्या निकाला, आर स्क्वायर निकाला हमने। अब तो आर क्या होगा, आर विल बी इक्वल टू रूट ओवर, ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये बन जाएगा 2 बाहर निकालिए, वी बाहर निकालिए, साइन स्क्वायर का साइन थीटा अपॉन 2, तो ये आपका आंसर बनता है, ये आपका आंसर बनता है 2v साइन थीटा अपॉन 2, आर यानी चेंज इन वेलोसिटी के लिए। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो है ना एक स्टैंडर्ड, इसको फॉर्मूला मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इसको एक फॉर्मूला मान सकते हैं, इसको आप एक फॉर्मूला मान लीजिए। सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन जब होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन होगी, तो ये जो है फॉर्मूला के हिसाब से आप यूज करते हो, कर सकते हो कि चेंज इन जो ये होगा, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा ऐसे, तो वो इज इक्वल टू ऑलवेज होगा यहाँ पे 2v साइन थीटा बाई 2। तो इसको हम यूज करके हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे या क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि कितना आसान हो जाएगा अगर ये हम याद रखें। क्या चेंज आर इज व्हाट हियर, आर इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बनता है इसके द्वारा, ये माइनस करने के बाद, तो ये जो है आर इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2, याद रखिए जो भी थीटा आप लीजिएगा उसका आपको डिवाइड बाय 2 करना होगा। देखते हैं एग्जाम्पल, तब समझ में आएगी बात। तो हमने कहा कि एक फॉर्मूला याद करना होगा, क्या है फॉर्मूला के रूप में याद करना होगा, वो फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2, ठीक है। इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अभी ये सारे सर्कल्स हम लोग देख रहे हैं इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो a body is moving along a circular path with a constant speed v, it covers theta angular distance, देखिए यहाँ पर थीटा एंगुलर डिस्टेंस कर रहा है, तो v वहां पर भी स्पीड जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इफ थीटा इज, वहां पे थीटा ले लिया गया था, कोई
कोई भी थीटा हो सकता था, मैंने कोई भी एंगल ले सकते थे, स्टैंडर्ड कर दिया था हमने, तो वहाँ पे थीटा रखा हुआ। आप कहा या नहीं, आप थीटा इज इक्वल टू 180 लिख कीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली पार्टिकल यहाँ पे था पहले और मूव कर रहा था ऐसे ऐसे आया 90 डिग्रीज, फिर यहाँ पे आके वो 180 डिग्रीज हो गया। ठीक है, तो उसका यहाँ से यहाँ तक आने में इसको ऐसे टर्न करना पड़ा 180 डिग्रीज। तो ये 180 डिग्रीज का एंगल हो गया। तो फर्स्ट वाला का आंसर क्या होगा बताइए आप। तो फर्स्ट वाला आर इज द, याद रखिए, चेंज इन वेलोसिटी, तो होगा 2v साइन थीटा, कितना यहाँ पे लेना है हमको, थीटा 180 लेना है, तो 180 अपॉन 2 कर देंगे, तो 2v साइन 90 हो गया इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, 2v रहेगा। इस तरह से नंबर 1 का आंसर निकल गया। नंबर 2 का क्या होगा देखते हैं, r इज इक्वल टू, अब नंबर 2 का क्या है, 270 लेना है। ठीक है, 270, अब 270 कैसे लेंगे देखें, तो यहाँ पे पार्टिकल चल रहा था, फिर वो 90 डिग्रीज पर ऐसे हो गया, 180 डिग्रीज पर ऐसे हो गया, और यहाँ पे आकर वो ऐसे चला। ठीक है, ये उसका 270 डिग्रीज उसने कवर किया एंगुलर डिस्टेंस। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये 270 तो ठीक है, आप फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन आंसर रॉन्ग आ जाएगा। क्यों रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि एक और बात आपको कही गई है कि वेक्टर्स जब ऐड अप होते हैं तो उनके बीच का एंगल मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 180 हो सकता है, जो कि हम लोग ले चुके हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो से लेके मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 180 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे कौन सा लेंगे, 360 के पूरे टोटल सर्कल होता है, तो हम लोग जब भी 180 से ज़्यादा आ जाएगा तो हम 360 माइनस दैट वैल्यू कर देंगे। तो यहाँ पे 360 माइनस आप करोगे 270, तो यहाँ पे आपको आएगा 90 डिग्री। तो एक्चुअली इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो सेकेंड केस में हो गया 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2v साइन, यहाँ पे आप 90/2 लिखोगे इज इक्वल टू 2v साइन, क्या हो गया आपका 45। तो 45 का वैल्यू आपको जानना पड़ेगा, तो होता है 2v और अपॉन √2, जो 1/√2 होता है। आप इसको ऐसे कर सकते हो आप कि इसको √2 मान के, तो √2v हो जाएगा। ये आंसर आपका हो गया। ये तो कैलकुलेशन की बात है, रॉन्ग भी हो सकता है, मेरा राइट भी हो सकता है, वो दूसरी बात है। ये जो प्रोसेस है, मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। ये तो √2 याद रखिएगा, साइन 45 एंड कॉस 45 सेम होते हैं, मतलब कि इक्वल होते हैं, और वो कितना होता है 1/√2। 1/√2 लिखा मैंने, इसको √2 इंटू √2 कर दिया, एक √2 कैंसिल हो गया, तो √2v बचा है, v √2 बहुत सारे लोग लिखेंगे, अपनी मुंशी की बात है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि थीटा है आपका कितना, 90 डिग्रीज। ठीक है, तो 90 डिग्रीज के लिए क्या करोगे, तो आप चल रहे थे ऐसे 90 डिग्रीज पर, यहाँ पे चले आप, तो ये आपका एंगल है, कंप्लीट हुआ, तो ये 90 डिग्रीज बनता है। तो इसमें तो हमको तो फॉर्मूला लगाना है, लॉजिक तो समझ गए। लॉजिक में क्या होगा, यहाँ लॉजिक करना नहीं है मुझे, हमको फॉर्मूला यूज करना है। यूज करते हैं, r इज इक्वल टू 2v साइन, कितना लेना है 90 एंड बाई 2 फिर लिखना है। अब देखिए ये मैं करूँ क्या, ये देखिए और ये देखिए, सेम थिंग है, सेम थिंग है, तो इसका भी आंसर सेम आएगा। इसलिए आप इसको करिए, 270 का कीजिए या 90 का कीजिए, एक ही बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, तो आप मूव कर रहे थे विद वेलोसिटी v ऐसे, 90 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 90 समझिए आप, यहाँ से यहाँ आ गए। अब 120 कैसे, और 30 डिग्री चलोगे आप, तो ऐसे डायरेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक, ये डायरेक्शन आपका हो गया। आप कहोगे मिलाएंगे कैसे, मिलाने की आपकी जरूरत नहीं है, वैसे आप इसको उतार सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको तो एंगल चाहिए। ये कितना है 120, तो 120 डिग्रीज दे दीजिए उसको और सॉल्व कर दीजिए। 4th नंबर ये r इज इक्वल टू 2v साइन 120 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2v, और आपका ये कितना 60 हो जाएगा, और 60 साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा 2v साइन 60 का कितना होता है √3/2,
√3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा v√3। इस तरह से चेंज इन वेलोसिटीज हम लोग निकाले, और उसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया आपके लिए, क्या, r इज इक्वल टू 2v sin थीटा अपॉन 2। याद रखिए, जो आप लीजिएगा एंगल उसका हाफ कर दीजिएगा। आप 90 लीजिएगा तो उसका 45 कर दीजिएगा, 180 लीजिएगा तो 90 कर दीजिएगा, 120 लीजिएगा 120 60 कर दीजिए, तो हाफ ऑफ द एंगल लेके इंटू 2v करिएगा, तो आपका चेंज इन वेलोसिटी हमेशा राइट आएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। इसको क्या है क्वेश्चन, द पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर्स नॉर्थ हो जाता है, ठीक है, इन 10 सेकेंड्स। व्हाट इज द एक्सेलरेशन खोजना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, केवल चेंज इन वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी खोजना है। तो पहले चेंज इन वेलोसिटी तो खोजें। तो कैसे चल रहा था पार्टिकल, चल रहा था पार्टिकल ऐसे, आप इसको सर्कुलर फॉर्म में कर लो ना ऐसे, और फिर क्या हो गया वो ऐसे, तो उसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से ले सकते हैं क्या, तो फॉर्मूला क्या कहता है, आर चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 2v sin थीटा बाय 2। कितना आएगा ये 2, v कितना है, v है, साइन थीटा यहाँ पे कितना हो गया 90 हो गया, तो ये 45 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये हो गया 2v 1/√2, या फिर हम कह सकते हैं v√2 या √2v, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं √2v, ठीक है। अब √2v तो आ गया आपका, लेकिन यहाँ पे v आपको दिया हुआ है, तो v आप लिख लो उसमें, तो v कितना हो गया, तो √2 इंटू 5 हो गया, यानी कि 5√2 हो गया आपका क्या, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन क्या चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, नहीं, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टू चेंज द वेलोसिटी। तो ये जो है चेंज इन वेलोसिटी 5√2 आ गया, टाइम टेकन कितना है 10 है, इसको 2 करिए तो यहाँ पे ये √2 इंटू √2 हो जाता है, ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन भी बताने के लिए काम कीजिए, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, इसके टेल से टेल को जोड़ दीजिए नॉर्थ वाले का, तो आप देखोगे कि आपका जो ये बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और याद रखिएगा दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल होंगे तो इसका एंगल जो बनेगा ये 45 डिग्री का ही बनेगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो ईस्ट था, ये नॉर्थ था, तो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। और क्या होगा 1/√2, और आप इससे एक्सीलरेशन का यूनिट दोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे। इस तरह से कौन सा आंसर आपका बनता है राइट, तो सी चॉइस आपका राइट चॉइस होता है। दो वेक्टर्स को जोड़ना तो हम लोग सीख गए, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना भी सीख गए, दूसरी बात है कि उसको कैसे नेगेटिव फॉर्म यूज कर लेते। तो दो वेक्टर्स जुड़े तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बना, तो हम तो उसको वापस रिजल्टेंट वेक्टर्स को क्या कंपोनेंट्स में बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं दो हिस्सों में, तो वो कर सकते हैं हम लोग। उसको हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, और उसका डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू वेरियस पार्ट्स और कंपोनेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दीज पार्ट्स ऑफ अ वेक्टर मे एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड आर कॉल्ड द, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, हो सकते हैं दोनों, कभी कभी तो एक ही डायरेक्शन बन जाए तो बाद में देखेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर कहलाते हैं। वी कैन रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जनरली देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। हम लोग जनरली 3D में अगर देखेंगे तो 3 कितना कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होते हैं। एक कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, अलाइन करेगा, जिसको एक्स कंपोनेंट कहेंगे। दूसरा जो है वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा,
उसको हम y कंपोनेंट कहेंगे। तीसरा जो है कंपोनेंट वो z एक्सिस से अलाइन करेगा, यानी कि अलॉन्ग जाएगा, तो उसको हम z कंपोनेंट कहेंगे। तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, ओनली टू वेक्टर्स जो है कंपोनेंट जो है x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लेकिन जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू 2D में देखेंगे, और उसका जस्ट हम लोग एप्लीकेशन को, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे 3D में, यानी कि आपका z कंपोनेंट को समझाने के लिए। उसकी डेरिवेशंस नहीं निकालेंगे, क्योंकि 3D में बताना, थोड़ा सा फिगर बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए प्रैक्टिकल आपके सामने बैठना पड़ेगा, टेबल लेना पड़ेगा, 3D के बॉक्स टाइप का कोई चीज़ लेना पड़ेगा, फिर समझाएंगे, तब जाके ये हो सकता है। लेकिन बोर्ड पर 2D आप समझा सकते हो, हाँ, उसको एक्सटेंशन में जाकर आप उसको 3D का कॉन्सेप्ट बना सकते हो। तो चलिए हम लोग 2D में रेजोल्यूशन करते हैं आपका वेक्टर का, और उसके बाद उसको हम लोग एक्सटेंड कॉन्सेप्ट को कर लेंगे 3D में। तो देखते हैं क्या है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या हो गया, आपका 90 डिग्री पर दो कंपोनेंट आप बनाओगे, तो मान लीजिए अगर इसको डायगोनल मानते हो तो एक ट्रायंगल ही बना, क्योंकि एक आप कहोगे नहीं तो स्क्वायर है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हो, वैल्यू तो अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड अलग होगा, तो एक लंबा एक छोटा हो सकता है, दोनों इक्वल लेंगे तब स्क्वायर। स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, तो हम लोग रेक्टेंगल ही कहेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए क्या होता है यहाँ पे आपका ये है जो मेन वेक्टर है, जिसको हम लोग पहले आर कह रहे थे। देखिए ये डायगोनल के हिसाब से, ये अगर इसको पैरेललोग्राम, स्पेशल पैरेललोग्राम मान सकते हैं, जो कि 90 डिग्री एंगल वाला है, तो ये जो बन जाता है आपका आर बन जाता है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। उसका एक कंपोनेंट आपको मिलेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको हम कहेंगे कंपोनेंट ए एक्स, और दूसरा उसका कंपोनेंट आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा अलोंग द वाई एक्सिस, तो उसको क्या कहोगे आप, उसको आप कहोगे कंपोनेंट ए वाई। अब देखिए एक्चुअली ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो ऐड करोगे आप ना, हमेशा हमेशा इसका जो मैग्नीट्यूड में कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में ए में लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैं कभी कभी केवल अब बता दे रहा हूँ, मैं अगर केवल ए लिख दूँ, एरो ना दूँ और ये ना दूँ, आपका मॉड नहीं दूँ, तो समझिए कि ये मैं आपका मैग्नीट्यूड ही केवल लिख रहा हूँ, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, इसका स्क्वायर हम बता दें पहले। इसका स्क्वायर जो होगा, समझने की कोशिश कीजिए, इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका ये तो रिजल्टेंट एक तरह से हो गया ना, ये अगर दो कंपोनेंट्स है तो रिजल्टेंट क्या लगेगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो हम लोग ए एक्स का हम नहीं लिख रहे हैं मॉड, सीधा लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, यही तो कर रहे थे हम लोग, प्लस 2ax ay cos एंगल बिटवीन देम। ये चूंकि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने लिया है, देखिए रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है कंपोनेंट्स, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के एंगल के इन बिटवीन एंगल कितना बनेगा, वो 90 डिग्रीज बनेगा। ये आपको समझ में आ रहा है, तो ये 90 हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, प्लस ये कितना पोर्शन हो गया, ये 0 हो गया, cos 90 इज इक्वल टू 0, पूरा सेक्शन आपका 0 बन जाता है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू रूट ओवर x component of the vector square plus y component of the vector square। ये करेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, मुझे वापस जो वेक्टर था वो मिल जाएगा। तो रिजॉल्व करने के बाद में ये ध्यान रखना होगा, ये आंसर वापस इस तरह से आ जाएगा वापस आपके पास। तो चलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कुछ एग्जाम्पल्स के सारे देखते हैं। देखिए एक इंसान है, एक मैंने लड़का है समझ लीजिए, वो एक लगेज पुल कर रहा है, आप जाते हो एयरपोर्ट जा रहे हो कहीं फ्लाइट से, तो ऐसे आपके पास ट्रॉली होता है, आप टानते हो, या फिर मैंने व्हील, ये जो
सूटकेस है आपका, या फिर आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो तो भी आप यूज़ करते हो। तो इसमें देखिए आप टानते किधर हो, आपका हाथ ऐसे टानता है, तो रिजल्टेंट तो ये है, मेन वेक्टर तो ये है। लेकिन आपका पुल जो है किस काम में लगता है, कहाँ काम में लगता है, ये जानना जरूरी है। देखिए ये मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। आप पुल कर रहे हो कहाँ से, आप पुल कर रहे हो, इसको सेंटर से पकड़ लेता हूँ, आप पुल कर रहे हो ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या पूरा आपका जो पुल है, यानी पूरा फोर्स आप जो लगा रहे हो, काम में लग रहा है कि नहीं, वो जानना होता है। देखिए आपको उसको पुल करके कहाँ ले जाना है, आपको ले जाना है इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक। और ये जो फोर्स है, तो यहाँ पे याद रखिए जिस तरफ एंगल होगा, थीटा होगा, उस तरफ हमेशा ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है आपके लिए, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स आ जाएगा। अब एफ एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आप निकालोगे, अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा और इसका थीटा का वैल्यू दिया होगा, तब एफ एक्स जो होगा आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, याद रखिएगा अगर ये कंपोनेंट आप ले रहे हो, कौन सा एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट बनाना चाहते हो, और आपका जो वेक्टर है एफ है, और वो बना रहा है थीटा विद द एक्स एक्सिस, जिसके साथ में थीटा बना रहा है उसके साथ में उसका हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा बनेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वाई एक्सिस की तरफ में एक और कंपोनेंट उसका बनेगा। तो ये जो है, ये एफ वाई जो होगा, ये कितना होगा, एफ वाई जो होगा आपका, जिसमें एंगल नहीं लिखा हुआ है, वो होगा एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये मैं पहले ए एक्स और ए वाई के हिसाब से यहाँ पे फिगर में दिखा रहा हूँ आपको, समझ में आ रही है। ये रेक्टेंगल है ऐसे प्लेन फिगर में, और ये आपका मैंने अच्छे प्रोमिनेंट वे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक ए एक्स लिखा हुआ है, तो अगर आप ए लेते हो वेक्टर, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर आपका है और आप उसको कंपोनेंट्स में चेंज करना चाहते हो, तो एक बनेगा आपका ए एक्स, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, उसके लिए क्या करते हो, ऐसे कर देते हो, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, ए वाई होगा, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग खोजेंगे दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पहले वाले का साइन का क्या होगा, तो उसका होगा ए साइन में बोल रहा हूँ, एक्स का क्या होगा, तो यहाँ पे थीटा इनके बीच में है किसके, एक्स के संग में, तो ए कॉस थीटा बनेगा। और ए वाई का क्या होगा, तो ए वाई का बनेगा आपका ए साइन थीटा। इस तरह से हम कंपोनेंट्स में जब इसको ये करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमको 90 डिग्री पर करते हैं पहला नंबर। ये याद रखिए क्यों हो रहा है। अब मैं ए वाई या एफ जो ये जो एफ वाई या ए वाई जो है, इसको मैं समझाऊंगा क्यों हम साइन में कर देते हैं उसको। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक क्या एंगल होगा आपका, बताइए क्या होगा, ये होगा। अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो हम कह सकते थे कि अगर इस एंगल को लेकर कंपेयर करते और ए वाई का हम खोजते, तो ए वाई क्या हो जाता, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस 90 माइनस थीटा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका ए साइन थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो एक्चुअली इतने कॉम्प्लिकेटेड वे से ना सोच के हम लोग सोचेंगे कि एंगल दिया हुआ आपका, तो जिधर एंगल दिया हुआ आपका, इधर ये थीटा जो एंगल दिया हुआ है उस तरफ आपका क्या होगा, कॉस थीटा होगा। जिस तरफ एंगल नहीं दिया उस तरफ क्या होगा, वेक्टर का साइन थीटा होगा। तो ये कंपेयर करके हम ऐसे डिस्कस करेंगे। और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस फिगर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस आपका है, ठीक, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपका, ठीक है।
यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका ये है एक फोर्स कितने का, 10 न्यूटन का, और वो एंगल बना रहा है कितना, थीटा। यहाँ इससे बना रहा है, आपको ध्यान रखना होगा, वाई एक्सिस से बना रहा है, एक्स एक्सिस से नहीं बना रहा है। अब आप कह रहे हैं कि कंपोनेंट बी इधर दिया हुआ है, कंपोनेंट ए इधर दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए। तो क्या करोगे आप, कंपोनेंट ए पहले मैं बता दूं, बताइए क्या हो। तो उसका होगा जो फोर्स है यहाँ पे 10 है, 10 ठीक लिख दिया। अब हम यहाँ पे कॉस या साइन क्या लिखेंगे, तो रूल क्या है, एक्स एक्सिस के लिए कॉस नहीं है, रूल ये है कि थीटा जिस एक्सिस के द्वारा संग में बना रहा है उसका कॉस होना चाहिए, जिसके साथ में नहीं बना रहा उसका साइन होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 10 साइन थीटा होगा यहाँ। जबकि आपका बी जो यहाँ पे वेक्टर है, जो कंपोनेंट बना है, उसका मैग्नीट्यूड होगा 10, और थीटा उस पर ये कर रहा है ना, उससे एंगल बना रहा है। थीटा एंगल किससे बना रहा है, वाई एक्सिस से बना रहा है वेक्टर, मान मेन वेक्टर जो है, इसको आर पकड़ सकते हो आप ऐसे सोचने के लिए। तो वो क्या होगा, कॉस थीटा। ये बात समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर अगर मैं 30 इधर लेता, थीटा के इधर तो 60 होता, तो आप वैसे भी कर सकते, दोनों का कॉस करके देख सकते हो, तभी भी आंसर आएगा आपका। अब देखते हैं हम दोनों का कॉस करके देखते हैं। चलिए इस वैल्यू को लेते हैं और करते हैं ये आंसर। अब यहाँ पे तो आंसर नहीं आया है, लेकिन मैं आंसर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। चलिए ऐसे है, और ये एंगल ऐसे, एंगल फिक्स्ड है, 45 नहीं है, याद रखिएगा। मैं चेंज ही कर देता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा 30 डिग्री से ना, तो ऐसे है, ऐसे एंगल ये 30 है, और ये आपका 60 डिग्री से। तो इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा वो बताना है, और इस तरफ कंपोनेंट कितना है। तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है। मैं इस बार कह रहा हूँ दोनों का इंडिविजुअल एंगल देखकर कैलकुलेशन करूंगा। पहले मैं ए लेता हूँ, ए लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा मैं, ए इज इक्वल टू, इसका कितना दिया हो 10, इसका भी 10 न्यूटन है, 10 इंटू कॉस 16, ठीक है। और बी के लिए लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस के संग एंगल जो है 30 डिग्री से, 30। देखिए इस बार राइट होता है कि नहीं, हम चेक करेंगे, पहले तो आंसर बना लें उसके बाद। तो देखिए यहाँ पर क्या दोनों कॉस में लिखा हूँ, आंसर क्या आएगा देखिए, तो 10 इंटू कॉस 60 जो होता है वो हाफ होता है, यहाँ पे आपका 5 आ गया। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 इंटू √3/2, तो ये कटेगा तो 5, तो ये 5√3। अब हम क्या करते हैं, इस बेसिस पर करते हैं कि हमको ये नहीं दिया हुआ है, ये आपका नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करते, तो बी का तो समस्या नहीं होता, 30 लेके हैं। ए के लिए क्या करते हैं हम, ए के लिए हम इज इक्वल टू 10 इंटू साइन, इसको नहीं लिखते ना, ये नहीं है मेरे पास में अभी ये मैं खत्म कर दिया हूँ, इसको नहीं एज्यूम कर रहा हूँ मैं, केवल मैं 30 ले रहा हूँ। तो क्योंकि उस तरफ एंगल है, इधर मैं लिखूंगा साइन 30। साइन 30 जब लिखेंगे तो कितना आएगा, तो 10, और साइन 30 कितना होता है, हाफ, इज इक्वल टू 5। दोनों आंसर सेम है देखिए। तो इसका कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। हाँ, फॉर्मूला इसलिए जानना होगा आपको, ताकि आप बार बार ये चीज को कंफ्यूज ना करें कि ये करना है कि वो करना है। आपको करना है कि जो थीटा जहाँ दिया हुआ है उस तरफ क्रॉस करना है, बस ये दिमाग में रखना है। दूसरी तरफ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको कॉम्पोनेंट मान लीजिए 90 माइनस थीटा वाला, तो साइन ही होगा वो, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला एकदम क्लियर कर लीजिए पिक्चर को। अब देखते हैं, ये एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल लाइफ का। देखते हैं, एक कुत्ते को कोई शैतान बच्चा पीछे से टान रहा है, तो अब ये टान रहा है, तो टान रहा है ऐसे एंगुलर डिस्टेंस पे, मैंने कहा एंगुलर फॉर्म में, लेकिन उसके ऊपर फोर्स कैसा पड़ रहा है इसके ऊपर मैं बताऊं, इसके गले पर।
एक तो पड़ रहा है इस तरफ और एक पड़ रहा है इस तरफ। जो ये कंपोनेंट है उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, यानी कि जमीन से ऊपर खींचा जा सकता है वो, और ये जो है पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से दो कंपोनेंट्स आपके बनते हैं और उन दोनों को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये है आपका वर्टिकल और ये आपका हॉरिजॉन्टल। और फोर्स क्या दिया हुआ है आपका, तो फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, ये है आपका 16 न्यूटन। और एंगल इन बिटवीन कितना है एक्स कंपोनेंट का, 40 डिग्री। तो ये वाई हो गया आपका, ठीक है। अब ए एक्स पकड़िए, चाहे उसको एफ एक्स पकड़िए, यहाँ पे एफ एक्स नहीं करके यहाँ पे एफ हॉरिजॉन्टल पकड़ देते हैं। हॉरिजॉन्टल, एफ हॉरिजॉन्टल कितना होगा, ये एफ है, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ हॉरिजॉन्टल है, एच लिख देता हूँ, एफ वर्टिकल है ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे भी लिख रहा है। एफ हॉरिजॉन्टल कितना आपका होगा, तो 60 न्यूटन, जो उसका ऑलरेडी एफ है। एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो कॉस 40 डिग्री होगा। कॉस 40 डिग्री से क्या कीजिएगा, कोई समस्या नहीं, कोई हेडेक नहीं है, नहीं जानते बस यही पता आपका आंसर है। तो 60 कॉस 40 डिग्री लिख कर छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, जब आपको कॉस 40 का वैल्यू दे दिया जाएगा तब आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल, देखिए एफ बी, वो कितना होगा 60, इस बार उसके साथ में एंगल नहीं है तो हो जाएगा आपका इंटू साइन 40, ऐसे। तो 60 इंटू साइन 40, साइन 40 अगर पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा ये वर्टिकल फोर्स लग रहा है उसमें, देखिए 38.6 न्यूटन टाना आ रहा है ऊपर की तरफ में, और 45.9 न्यूटन फोर्स जो लग रहा है हॉरिजॉन्टल पीछे की तरफ टना आ रहा है, ठीक है। इस तरह से दो बातें होंगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कंपोनेंट दे दिए, एक कंपोनेंट कोई दे दिया गया और वेक्टर भी दे दिया गया और कहा एंगल बिटवीन टू बताइए, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए कह दिया कि इससे इसके संग में आपका एंगल ही है, तब आप करोगे क्या, इसका तो कॉस निकालते हो ना, तो ऐसे लिखो कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 40 पता नहीं है हमको, 40 लिखना खोजना अगर, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अपॉन ऐसे, कैसे देखिए कैसे है, देखिए ये क्रॉस कीजिए तो क्या है एफ एच, इसको ऐसे कर लीजिए ना समझने के लिए, तो इसको क्रॉस करके देखिए क्या होता है, एफ एच इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा तो आता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कह दिया कि एक्स के साथ में आपका बना हुआ है थीटा, आप वाई कंपोनेंट खोजिए, तब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, उसको साइन कर दोगे, यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू एफ भी अपॉन एफ, ऐसे कर दोगे। तो थीटा किसी के साथ में एंगल खोजने के लिए कहा जाए तो आपको साइन थीटा मिलेगा, याद रखिएगा, साइन एंगल नहीं मिलेगा। अब वो स्टैंडर्ड अगर रेशियोस होंगे तो एंगल भी निकाल लेंगे, मान लीजिए आंसर आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, अब कहिएगा आप थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, ये करना होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं, तो आप देखें वो चलते तो कैसे चलते हैं याद रखिएगा। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुश करते हैं, किसको, हम लोग पुश करते हैं जमीन को, जमीन उसी एंगल पर हम लोग को वापस पुश करता है। तो मान लीजिए ये जमीन है और ठीक है वर्टिकल, ये लाइन है ये, ठीक है अपवर्ड, और ये हॉरिजॉन्टल। हमने पुश किया जमीन को ऐसे, तो जमीन हमें पुश करेगा इस तरफ, ठीक है। ये फोर्स हमारे ऊपर लगाता है कौन, ग्राउंड। इसमें दो हिस्सा बन जाता है, एक तो कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसको हम एफ भी कर देते हैं, वो कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा क्या कंपोनेंट बनता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं आर कॉस थीटा। अब जो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे वेट से बैलेंस होता है, किससे बैलेंस होता है, वेट से, हमारे वजन से वो बैलेंस, वजन तो मेरा फोर्स है तो उठान रहा है अर्थ उसको, और ये अर्थ का जो जमीन है वो ठहरने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, हम लोग ऊपर नहीं उठ जाते, ठीक है। बचा ये खुला, इसका कोई बैलेंस उधर नहीं है,
है फ्रिक्शन है थोड़ा सा, वो बाद में फ्रिक्शन को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा स्लो कर देगा, कोई बात नहीं है। फ्रिक्शन उतना नहीं होता है कि हमको रोक देगा। कभी कभी देखिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी हम चलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी फ्रिक्शन के चलते, वो दूसरी बात है। तो ये हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो है फोर्स जो हमको आगे बढ़ाता है वो है आर कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग कैसे चलते हैं वो भी कंपोनेंट के हिसाब से समझ गए, कुत्ते को कैसे ठाना जाता है उसको आप कंपोनेंट के हिसाब से समझ गए, एक लगेज कैसे टानते हैं वो भी आप कंपोनेंट के हिसाब से समझ गए। देखिए अभी तक हम लोग जितना कंपोनेंट निकाल रहे थे वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 2D पर निकाल रहे थे ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर निकाल रहे थे। ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर जो है ये कौन सा बनेगा ये हमको जानना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले कीजिएगा तो एक्स एक्सिस पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि वाई एक्सिस पर डब्ल्यू आ जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ कुछ बनेगा ही नहीं, सॉरी एक्स एक्सिस में कुछ बनेगा ही नहीं। प्लस सेकेंड बात है गाड़ी जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ना एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है ना ही वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, तो उसका फोर्स कौन सा इस तरफ लगेगा या इस तरफ लगेगा वो हमको खोजना है ना, वो कैसे निकलेगा। तो देखिए हमेशा कंपोनेंट्स जो होंगे किसी भी वेक्टर का जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं वो तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन रेक्टेंगुलर का मतलब नहीं है कि हमेशा वो एक्स एंड वाई एक्सिस पे ही होंगे। कभी कभी हमको अपेरेंट यानी कि एज्यूम करना होगा कि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। जैसे इन दिस केस देखते हैं एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, मान लीजिए इसका ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ में, ये तो बात समझ में आ रही है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए 90 डिग्री हमको चाहिए इसके इस कोई इनिशियल पॉइंट पे, तो वो कैसे बनेगा, एक तो बनेगा आपका यहाँ पर और दूसरा कहाँ बनेगा, दूसरा बनेगा 90 डिग्री अगर बनाते तो ये बनेगा। तो अल्टीमेटली अगर इसको हम ठीक से देखें तो एक पॉइंट था ऐसे, ठीक है, उसको हम वेट कह रहे हैं, ठीक है, वेट ऑफ द कार समझिए, उसको mg में भी लिख सकते हैं ना हम लोग, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या बने, इसके कंपोनेंट एक तो बना इधर और दूसरा किधर बना 90 डिग्रीज पर इधर, तो 90 डिग्रीज मान लीजिएगा, अगर है भी तो 90 डिग्रीज मान लीजिएगा। तो दो कंपोनेंट्स इसके बनेंगे। तो थीटा अगर ये देखिए इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा यहाँ पे अगर है तो इनके बीच का एंगल क्या बनेगा वो हमको खोजना है। वो कैसे खोजेंगे, तो आप एक काम करो, इसको पैरेलली नीचे ला सकते हो, इसको पैरेलली नीचे लाओ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा कहाँ पे बना आपका, जब यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ये जो है कितना थीटा है, ये 90 है, ये बना आपका 90 माइनस थीटा। तो आप इससे भी काम कर सकते हो या फिर ऐसे सोचो कि ये टोटल 90 माइनस थीटा है तो ये क्या बन जाएगा थीटा। ये कंपोनेंट जो बनेगा क्या बनेगा W cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट तो इधर का कंपोनेंट क्या बनेगा W sin थीटा, या फिर आप कह देते कि नहीं W cos 90 माइनस थीटा तो अल्टीमेटली वो W sin थीटा ही देता है। तो इधर जो फोर्स लग रहा है, इधर कार के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इधर जो फोर्स लग रहा है कार के पीछे, इधर स्लिप करेगा कार, अगर एक्सीलरेटर नहीं दिया जाए तो पीछे की तरफ स्लिप करेगा, वो उसके वेट का कौन सा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, और वो कितना है, वो है W sin थीटा। और ये जो है W cos थीटा क्या करेगा, W cos थीटा कंपोनेंट उसको एक्चुअली इसको कहेंगे नॉर्मल फोर्स के हिसाब से काम करेगा, उसके ज़मीन से धक्का मारने करेगा, जमीन उसको बैलेंस करेगा, ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, वो कार ना ऊपर निकल जाएगा ना धंस जाएगा, दोनों के बीच में वो बैलेंस कर हो जाता है। काम करेगा कौन, एक्टिव फोर्स कौन रहेगा, ये W sin थीटा, और W sin थीटा को हम आगे क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं mg sin थीटा, यही एक्चुअली फोर्स काम में लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं होता, यहाँ पे आपको एक्स एंड वाई एक्सिस
एज्यूम कर लेना, मान लीजिए इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो हो गया ना, फिर ये हो गया x, थोड़ा सा सुला देते उसको x कहते हैं। तो आप मान लोगे, है नहीं, ये है नहीं, याद रखिएगा, मैं x लिखा हूँ y लिखा हूँ, गलत लिखा हूँ, मैं कह रहा हूँ उस तरह से सोच लेंगे आप कि इसको भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं x एंड y के रूप में ही कर रहे हैं, इसको सुला के सोचते हैं और कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वेक्टर हो किसी एंगल पर भी है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, दूसरा एक एंगल मुझे 90 डिग्री से बन गया ना, तो ये इस पर जो है, अगर आप ये गाड़ी चल रही है एंगल पर चल रही है, थीटा डिग्री एंगल इंक्लाइंड होकर चल रहा है, यहाँ पे आपका एक्स एंड वाई एक्सिस एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको एक एपरेंट एक्स एंड वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, देखें। कह रहा है कि अ बर्ड इज फ्लाइंग एट एन एंगल 60 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल इफ द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड इज 400 मीटर्स पर मिनट। अब देखिए स्टैंडर्ड यूनिट है नहीं मिनट, तो आप क्या सेकंड में चेंज करोगे, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, तो हम लोग इसको एक्चुअली कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेंगे, तो जिस तरह से है उसी तरह से यूनिट को रख देंगे। अगर रहता है चॉइस में तो देख लेते सेकंड में क्या हुआ है, मिनट में रख दिया है, तो उसी तरह से हम चॉइस करते हैं। यहाँ पे चॉइस नहीं दिया गया है, यहाँ पे जस्ट ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो अब क्या है कि कह रहे हैं कि एक बर्ड है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है, वो एक 60 डिग्री एंगल पर उड़ रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी दी गई है आपकी 400 मीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो कह रहे हैं इसका जो आपका हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट बनना चाहिए और एक उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनना चाहिए। इन दोनों कंपोनेंट्स को बताइए, यानी कि आप वी एक्स बताइए और आप वी वाई बताइए, तो ये हमको बताना है। चलिए दोनों कंपोनेंट्स तैयार करते हैं अब हम। तो पहले हम वी एक्स करते हैं, तो वी एक्स क्या होता है, तो होगा जो वी है एक्चुअल जो है ये आपका वेलोसिटी जो कि आपका वेक्टर है, तो इसमें एंगल किससे बना रहे हो खोजना होगा, एंगल कितना है वो भी तो जानना होगा। तो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दे रहा है, किसके साथ में बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, तो इसके साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ में जब बनाए तो इसके साथ में कॉस आएगा, कॉस और 60, ठीक है, अभी तो दे दिया इसको, तो इसको आगे लिखते हैं वैल्यूज को। तो इसका 400 इंटू कॉस 60 हाफ इक्वल टू 200 मीटर पर मिनट। उसी तरह से अगर वी वाई खोजना हो, क्या करेंगे, वी इस बार तो एंगल वाई के कंपोनेंट के साथ नहीं है, तो इसको हम साइन कर देंगे, तो साइन 60 इज इक्वल टू 400 इंटू √3/2, ये कट के हो जाएगा 200 एंड यू गेट 200√3, ठीक है, मीटर पर मिनट, ठीक है। इस तरह से आंसर बनते हैं, बहुत सिंपल बना दिया मैंने। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग 2D का सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे 3D पर, केवल अप्लाई करेंगे, उसको फिर से करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, समझा दिया मैंने 2D पर। और 3D मॉडल पे देखिए हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फिर लेंगे, लेकिन इस बार हम लोग 3D में लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो बॉक्स के जैसा है आपके पास में, तो बॉक्स जो है ये कह सकते हो रेक्टेंगुलर क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्योंकि कभी लेंथ ब्रेथ हाइट हमेशा इक्वल होंगे ऐसा नहीं है, तो इसको क्यूब समझिए, क्यूबॉइड समझिए बॉक्स। और इसमें देखिए कंपोनेंट्स, मेन येलो कलर जो देख रहे हैं ये आपका मेन आपका क्या है, वेक्टर है, उसको 3 कंपोनेंट्स में बांटे गए, ऑरेंज, रेड एंड वायलेट देख रहे हैं। तो ये जो हम पकड़ के चलते हैं अज्यूम करके, ये जो है एक्स एक्सिस की तरफ है, ये जो है वाई एक्सिस की तरफ है, और ये आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, ये जेड एक्सिस के तरफ है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर ये पॉजिटिव जेड है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगा नेगेटिव जेड होगा। ये अगर पॉजिटिव एक्स है, इसका इस तरफ जो होगा नेगेटिव एक्स होगा। ये पॉजिटिव वाई है, इसका नेगेटिव वाई डाउनवर्ड होगा। ये भी एक बात कॉन्सेप्ट में रखिएगा, कभी जरूरत पड़ सकता है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम ये आएगा आपको,
प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं पहले समझा दूँ, यहाँ इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो आता कि हमने कहा कि कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे, तो एक्स एंड वाई में करना है, तो हमने कहा कि लीजिए ऐसे, और ये है आपका वेक्टर, यहाँ पे थीटा बनाइए, इसको आर पकड़ता हूँ तो ये आर एक्स कहलाएगा, और ये आपका आर वाई कहलाएगा। ये तो हमको सीख गए, और हमने कहा कि आप लिखिए यहाँ पे कि आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और आर वाई इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिख दीजिए। लेकिन मैंने कहा था ना, ये एक्चुअली कोई रूल नहीं है, एक्चुअली ये एक एंगल का कॉस थीटा ही है। एक्चुअली ये जो एंगल है वो कितना है, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये आर वाई एक्चुअली इज इक्वल टू आर, उसके बीच का जो एंगल है, जो रिजल्टेंट है, जो माने एक्चुअली जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट किसी एक्सिस पे बन रहा है, उसके संग में जो एंगल बन रहा है उसका वो हमेशा कॉस ही होगा। तो ये 90 माइनस थीटा ये कॉस में है, ठीक है। तो 90 माइनस उसके साथ में जो बनेगा, अब यहाँ पे बाद में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो था ये वर्किंग प्रोसेस है, और ये है लॉजिकल प्रोसेस, दोनों काम में लगेंगे। 3D में आपका ये जो वर्किंग प्रोसेस है यहाँ पे आपका फेल कर जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 3D में काम कर रहे हो। प्लेन में तो आप कह सकते हो कि ये एंगल है, तो ये अगर थीटा है तो ये 90 में थीटा है। तीसरा वाला जो एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, उनसे कोई रिलेशन है नहीं, इसलिए हम लोग 3D में क्या करते हैं, सबका अलग अलग एंगल दे सकते हैं और तब काम कर सकते हैं। जैसे कि ये एक्स एक्सिस इसको पकड़ लीजिए, इसको जेड एक्सिस पकड़ लीजिए, और इसको वाई एक्सिस पकड़ लीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये है आपका रेड कलर का, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये है वेक्टर, ठीक है। और ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में, जो येलो येलो तो सभी एक्सिस में है, तो ये जो है कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे वेक्टर मान लीजिए इसका नाम देते हैं आर, ठीक है, आर है। तो यहाँ पे आर जो है, आर मेक्स कितना एंगल, बीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। आर मेक्स क्या, वाई एक्सिस के साथ में मेक्स गामा एंगल with y-axis, and R makes alpha angle with z-axis। क्योंकि सबका अपना अपना एंगल दिया हुआ है, तो कंपोनेंट्स क्या बनेगा, तो कंपोनेंट्स बनेंगे इसका मैं बता रहा हूँ, आर एक्स विल बी इक्वल टू आर कॉस, जो एंगल बन रहा है उसके बीच में बीटा, तो कॉस बीटा, आर वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वो एंगल बना रहा है गामा, तो आर कॉस गामा, ठीक है, सॉरी गामा गामा, ठीक है। और आर जेड इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा बना रहा है ना, तो ये हो जाएगा आर जेड हो जाएगा आर कॉस अल्फा। आप कुछ भी यहाँ पे ए बी सी डी थीटा बीटा नीटा कुछ भी आप लिख दोगे, वही चीज कॉस में लिखोगे यहाँ पे, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से मत कीजिएगा, गलती होगा, क्योंकि आपका एक्स एंड वाई के बीच में हो सकता है, जेड का तो अलग होगा। तो अलग अलग सबका जान लीजिए, तो और सबका कॉस रूल से कीजिए तो ज़्यादा इजी होगा, बेटर होगा। 3D में कुछ नहीं है, एक्सटेंशन हम कह सकते हैं ना कि 2D का, मैंने जो कहा 2D में वही, तो 2D में तो ये दोनों एंगल्स बने हैं, ब्लू कलर का देखिए ये दोनों बने हैं, उसी तरह से ये भी बना, तो 3D जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो 3D में भी आ जाएगा ये। अब जैसे कि हमने ये तो देख लिया कैसे हम लोग रिजॉल्व कर देंगे 3D में, हमने ये भी देखा कि अगर 2D में दोनों कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट के अगर वैल्यूज दिए हुए हैं तो रिजल्टेंट हम लोग एडअप कर सकते हैं कैसे, तो हमने किया था, रिजल्टेंट जो था r इज इक्वल टू रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर ए से भी कर सकते हो, कोई मतलब नहीं बनता है। और वहाँ क्यों है, क्योंकि वो क्या हो गया 2ab cos थीटा इन 90 डिग्री दोनों के बीच में हो गया था,
हो गया था ना। तो इस तरह से ये आंसर है। इसका एक्सटेंशन करेंगे तो क्या होगा, अगर फिर आप उसको 3D में ले जाते हो तो 3D में ये बन जाएगा r इज इक्वल टू रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखिए 3D में है, तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर होल रूट ओवर। तो इसको समझाया गया कि कैसे आप सोच सकते हो कि 3D में एक्सटेंशन जैसे ये याद कर लेना काफ़ी है, लेकिन अगर समझना है फिगर को तो कैसे हम समझेंगे। तो पहले देखिए आप 2D में लीजिए इसको, तो 3D करना तो ईजी होता नहीं, तो पहले 2D में लीजिए आप। तो 2D में क्या ले रहे हो आप, एक्स एंड वाई लेते हो, तो एक्स एंड वाई का तो जानते हो वैसे होगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर रूट ओवर। और उसको मान लीजिए क्या हो गया, वो एक रिजल्टेंट को आप मान लीजिए एफ एक रिजल्टेंट नहीं होके एक बन गया एक कॉम्पोनेंट, और ठीक है उसका किसका एक्स एंड वाई का बन गया, और जेड के साथ में उसको कंपेयर कीजिए। इस बार जेड के साथ में उसको कंपेयर कीजिए, जेड ये है और एफ एक्स का ये बना है। ऐसे सोचिए ये जो है टोटल, फिर से मैं समझा रहा हूँ, पहले हम लोग क्या लेंगे, एक्स एंड वाई लेंगे। एक्स एंड वाई ले लिया हमने, और फिर क्या किया हमने, समझा कि जेड है और एक्स वाई दोनों का जो कंपोनेंट मिला ये है, ठीक है। अब इन दोनों का हम जैसे एफ दोनों का ये जो एडिशन कर लिया तो ये आ गया आपका, ठीक है। स्क्वायर करके दिखा रहा हूँ, पहले स्क्वायर कर दिया गया। ये एफ नहीं लिख के हमको लिखना है एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माने एक्स एफ एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स स्क्वायर एंड एफ वाई स्क्वायर को ऐड किया तो मैंने क्या पाया, दोनों का कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट पाया हुआ है एफ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एफ एक्स वाई स्क्वायर को हम एक कंपोनेंट मान लेते हैं और एफ जेड स्क्वायर को एक कंपोनेंट मान लेते हैं, तो टोटल मिलाकर हमको मेन वेक्टर मिलेगा और इस तरह से लिखेंगे। तो ये है आपका अगर 2D में है, और ये आपका अगर 3D में है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ आई जे के लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन कुछ देर बाद। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है, और ये वेक्टर का जो सीरीज़ है अभी जारी रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी रहेगा, तो साथ में जुड़े रहिए। साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें डेस्टिनी जीत को, ताकि ऊर्जा बनी रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी सो लॉन्ग। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिए, क्या, डेस्टिनी जीत के साथ बढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। थैंक यू वंस अगेन।